इंडियन एक्स सर्विसेज लीग भारतीय पूर्व सैनिक संगठन जो देश का एक सबसे कर्मठ और शक्तिशाली पूर्व सैनिकों का संगठन है, वो हिमाचल प्रदेश जो उनकी एक शाखा है और एकमात्र ऐसा संगठन जिसको भारत सरकार ने मान्यता प्रदान की है, राज्य सरकारों ने मान्यता प्रदान की है। आज उसका यहाँ गवर्निंग काउंसिल का एक विशेष अधिवेशन धर्मशाला में हो रहा है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश इंडियन एक्स सर्विसेज लीग का केंद्र है, हमारा मुख्य कार्यालय यहाँ है। और 2-2.5 साल के बाद कोविड की ये जो महामारी थी, इसकी वजह से क्योंकि हमारी कोई भी बैठक नहीं हो सकी और हमारा आपस में विचार विमर्श भी नहीं हो सके, इसलिए 2.5 साल के बाद इस बैठक को हम बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। और मुझे बहुत खुशी है, अध्यक्ष होने के नाते मैं सबका स्वागत कर रहा हूं। यहाँ कोने कोने हिमाचल प्रदेश के हमारे जो पदाधिकारी और सदस्यगण हैं इस लीग के, वो आए हैं और हम समझते हैं कि एक हमारी जो इकट्ठ है हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिकों का, उसकी यहाँ आके हम एक प्रदर्शनी, जिंदा प्रदर्शनी देते हैं। आप ये जानते भी हैं कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें हर परिवार का दूसरा या तीसरा सदस्य जो है, या तो वो फौज में है या वो सेवानिवृत्त होके आया है। तो जैसे हम कहते हैं कि कृषि प्रधान हमारा राज्य, हमारा देश है, वैसे हिमाचल जो है वो सैनिक प्रधान हमारा एक राज्य है। हमने आज यहाँ जो है बैठक जो रखी है, इसमें ये 2-2.5 साल में जो कई मुद्दे उठे हैं, हमारे जो कल्याण के बारे, वेलफेयर के बारे, उसके बारे आज यहाँ जिक्र होगा। हर यूनिट हमने हिमाचल प्रदेश में जो यूनिट्स बनाई हैं, ये पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती थी, फिर तहसील लेवल की हो गई, अब तहसील से भी आगे जहाँ जनसंख्या पूर्व सैनिकों की ज़्यादा है वहाँ भी हमने शाखा खोल दी है। तो मैं समझता हूँ कि व्यापक रूप से ये लाखों हमारे पूर्व सैनिक, उनकी विधवाएं, उनके परिवार, उनके आश्रित, हमारे जो शहीद हुए हैं, शहीदी परिवार इत्यादि के, अगर कोई मंच आवाज़ उठाने वाला है तो ये हमारा इंडियन एक्स सर्विसेज लीग हिमाचल प्रदेश उठाने वाला है। आज के मुद्दे जो हैं, इसके ऊपर जो फैसले अभी तक राज्य सरकार ने हमारे संदर्भ में नहीं लिए हैं, जो मुद्दे हमने उनके समक्ष रखे, जो डिमांड्स हमने उनके समक्ष रखी, उनके फैसले अभी तक हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने नहीं लिए हैं। इसके बावजूद कि हमने कई बार उनके सामने ये मुद्दे उठा के रखे हैं और हर बार उनसे यही उत्तर मिलता था कि हम आपको बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र इसका जो फैसला है जो वो दे देंगे। लेकिन देखिए, अब 5 साल पूरे होने वाले हैं। 5 साल में वो फैसले जो हमें चाहिए थे हमारे सरकार से और मुख्यमंत्री से, वो फैसले नहीं आए। अब हमें शक पैदा होता है कोई जानबूझ के विघ्न तो नहीं डाल रहा है। ये बहुत बड़ा समाज है। हम ये खुलेआम में कह रहे हैं कि आपका चुनाव आने वाला है, लाखों वोटों का सवाल आपके सामने खड़ा हो जाएगा अगर आप हमारे मसलों का हल नहीं करेंगे। इसीलिए हमने ये भी फैसला किया कि हम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को, जो हमारा वार्षिक सम्मेलन अगले महीने अगस्त में धर्मशाला में ही होना है, उसमें आमंत्रित करें ताकि आमने सामने उनसे हम बातचीत कर सकें और वो जो हमारा समुदाय है, इतना विशाल समुदाय, उनको समझा सकें कि क्या वो हमारे हक में है या हमारे हक में नहीं है। इसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो ये है कि कुछ महीने पहले केंद्र सरकार ने ये एक योजना की घोषणा कर दी कि अब भर्ती जो होगी, रिक्रूटमेंट जो होगी सशस्त्र सेनाओं में, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में, वो केवल 4 साल की अवधि के लिए उनको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सर्विस मिलेगी। केवल 4 साल। देखिए, वैसे एक सिपाही जो है, जो आगे सेवा नहीं देना चाहता, उसकी कंडीशन शर्त जो है 15 साल तक है, अभी तक जो चला हुआ है। इतिहास ये बताता है, प्रथा जो चली आई। आपने झट से एक फैसला ले लिया कि नहीं, अब 4 साल की सर्विस होगी। इससे मैं समझता हूँ कि अगर आप गहराई से सोचेंगे, हमारा जो केंद्र सरकार में नेतृत्व जो है,
गहराई से सोचेंगे तो आपने इस देश की रक्षा सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है, बहुत बड़ा खतरा। आप शायद अभी महसूस नहीं करेंगे क्योंकि आप बनते तो विशेषज्ञ हैं, पर रक्षा के मामले में आप विशेषज्ञ नहीं हैं। हमने लड़ाई लड़ी है। मैं मेजर विजय सिंह मनकोटिया जो अध्यक्ष हूँ, मैंने 3 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। चीन के बरखिलाफ 1962 की लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान के बरखिलाफ 1965 की लड़ाई लड़ी, बांग्लादेश के बरखिलाफ 1971 की लड़ाई लड़ी। इन लड़ाइयों में अगर आप 4 साल के बच्चे को कहेंगे आप जाके लड़ो और अपनी जान की कुर्बानी दे दो, आहुति दो, क्यों देगा? क्या क्या आपने उसको बेनिफिट दिए हैं? अगर वो शहीद हो जाता है, जो बाकियों को आप पहले देते थे वो बेनिफिट नहीं है आप। तो मैं किस सोच से आपने किया, मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय एक बार पुनः विचार कीजिएगा इसके बारे में। इतनी परेशानी हमारे नौजवानों में इस देश में हो जाएगी जब 4 साल के बाद आप घर भेज देंगे। आपने कहा कि 25% रखेंगे, हम 75% को भेज देंगे। फिर आप कहते हैं कि उनको हम सरकारी सिक्योरिटी में नौकरी दे देंगे, चपरासी की नौकरी दे देंगे। जो एक लड़का भर्ती होके जाता है वो चपरासी बनने के लिए नहीं जाता है, उसके लिए उसका भविष्य भी आगे है। वो कमीशन लेके वो कैप्टन, मेजर, ब्रिगेडियर भी बन सकता है, वो ऑनरी कैप्टन बनता है, सूबेदार मेजर बनता है, सूबेदार बनता है। आप कह रहे हैं कि 4 साल के बाद आप उसकी सिक्योरिटी में लगा देंगे? ये क्या मजाक है? कोई सिक्योरिटी नहीं है। उसके बाद घर में बैठ जाएंगे और यहाँ आतंक हो जाएगा। उग्रवादियों के लिए ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसा मसौदा मिल जाएगा कि उनको भड़काने के लिए हथियारों में उनको ट्रेनिंग मिली है। एक बहुत बड़ा उनको एक मसौदा मिलके इस देश की अंदरूनी सुरक्षा के लिए भी खतरा हो जाएगा। तो मैं इसीलिए उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, पुनः विचार कीजिएगा। हिमाचल पर बहुत असर पड़ता है, हमारे पास कोई उद्योग नहीं है। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में 14 लाख बेरोजगार लड़के और लड़कियां हैं। एक रास्ता था भर्ती होने का, उसको भी आपने खत्म कर दिया। मत कीजिएगा ये। तो ये जो बहुत से लोग आज आपको सोशल मीडिया के ऊपर अपने विचार रख रहे हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ जो रक्षा के विशेषज्ञ हैं, जनरल रिटायर हैं, वो भी कह रहे हैं आपको कि इसके बारे पूरा पुनः विचार करिए। कहीं ऐसा ना हो जैसे आपने किसान का एक कानून बनाया था और किसानों ने जब आंदोलन किया वहां, तो फिर रहा कि आपको वो कानून वापस लेना पड़ा। उसको वो काला कानून कहते थे, आपने वापस लिया पर बहुत देर हो चुकी थी, नुकसान हो चुका था। इसलिए हम कहते हैं कि करोड़ों इस वक्त हमारे देश के नौजवान जो इस देश की रक्षा के लिए लड़के और लड़कियां भी तैयार हैं, उनके साथ मजाक मत कीजिएगा। ये पुराना सिलसिला जो चलता था इसको चलते रहने दीजिए। सर, पूर्व सैनिकों की ये भी मांग है, जो वन रैंक वन पेंशन की बात जो है कही जा रही थी, वो भी सही ढंग से नहीं मिल पा रही है, क्या कहेंगे? वन रैंक वन पेंशन तकरीबन जो हमने एक उसके लिए फॉर्मूला निकाला था, उसके मुताबिक वन रैंक वन पेंशन जो मिल रही है और बहुत फायदा मिला पूर्व सैनिक परिवारों को, बहुत फायदा। यहाँ तक कि 2-2, 2.5 लाख रुपये अरियर्स में मिले, विडोज को मिले, पूर्व सैनिकों को, वृद्ध सैनिकों को मिले। उनके लिए तो एक नया जीवन दान हो गया। लेकिन अनियमितताएं हैं उसमें, वो विसंगतियां जो हैं वो अभी तक दूर नहीं की हैं। और उसके बारे एक कमेटी बिठाई थी केंद्र सरकार ने, उसके समक्ष पूरे हिंदुस्तान में उसने टूर किया। हमने अपनी कठिनाइयां रखी कि आप ये जो वर्ग आपने छोड़ दिए हैं इनको बेनिफिट नहीं मिला है, बेनिफिट मिलना चाहिए। वो उन्होंने माना है, लेकिन सरकार के पास वो रिपोर्ट पड़ी है, रिकमेंडेशन पड़ी है, उसको लागू नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि उसके ऊपर जल्दी से विचार करके उसको लागू करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो हमारा मुख्य कार्यालय न्यायाधीश हैं, उन्होंने भी कहा है कि बार बार ये हमारे पास आते हैं बेचारे पूर्व सैनिक, इन्होंने कितनी कुर्बानी की है, सरकार इनका फैसला इनके हक में क्यों नहीं जल्दी लेता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसके बारे में वो बहुत जल्दी फैसला जो है वो लेंगे। सर, इसी वर्ष चुनाव भी होने जा रहे हैं, तो मेजर विजय सिंह मनकोटिया जो हैं शाहपुर से फिर चुनावी रण में उतरेंगे? इससे जुड़ा हुआ नहीं है तो फिर आपके साथ में मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग कर लूंगा। सर, ये जो 4 साल के बोल रहे हैं कि आर्मी में 4 साल तक ही अपनी सेवाएं युवाएं देंगे, लेकिन अगर बात करें भर्ती की तो भर्ती रैली भी शुरू होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अखबारों में, मीडिया में दिया हुआ है कि लाखों की तादाद में लड़के जो है भर्ती होने के लिए आएंगे। अरे भाई, क्यों नहीं आएंगे? इतनी बेरोजगारी फैली हुई है एक छोटे से राज्य में। अगर आपके पास 14 लाख बेरोजगार लड़के लड़कियां हैं तो भर्ती क्यों नहीं आएंगे? उनके लिए तो एक छोटा एक रास्ता तो मिल जाता है ना उनके लिए। चलो, रोजी रोटी 4 साल के लिए ही सही,
मिलेगी। पर ये जो है अंत में जाके इनको परेशान, फ्रस्ट्रेशन जो कहते हैं, इन नौजवानों में फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी और ये उपद्रवी हो जाएंगे। आप मान के चलिएगा, उद्यम में चाहेंगे, उपद्रवी हो जाएंगे ये। और फिर जैसे आज भी तोड़ फोड़ हो रही है पूरे देश में, सड़कों के ऊपर लोग उतर आए हैं, नारे लग रहे हैं, आग लगा रहे हैं, तो ये सारे हालात अच्छे हालात नहीं बनेंगे। आप जो आपकी नीति पहले की थी उस नीति पे आप चलिएगा। इस देश को रक्षा सुरक्षा की जरूरत है। खतरा है, चीन का खतरा है, पाकिस्तान का खतरा है, तालिबान का खतरा है। यहाँ अंदरूनी ताकतें हैं देश के अंदर जो यहाँ उपद्रव बचाना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अभी ये सिलसिला आप इसमें बदलाव मत लाइएगा, ये गलत पॉलिसी है। सोचिएगा इसके बारे और कृपया करके सोच करके पहले वाली पॉलिसी जो नीति थी उसको लागू कीजिए। सर क्या लगता है आपको कि इसमें भी राजनीति जो है वो हो रही है? नहीं, इसमें उन्होंने कहा है कि रक्षा के ऊपर बजट जो है, पैसा जो बहुत खर्च हो रहा है जी। तो मैं कहता हूं कि आप मुझे बताइएगा कि अदानी की, गौतम अदानी की संपत्ति कितनी है। आप मुझे बताइएगा कि मुकेश अंबानी की संपत्ति कितनी है। 4-5 और उद्योगपतियों की अगर मैं गिना दूं तो कितनी है। उनकी संपत्ति जो है वो तो कई हमारे डिफेंस बजट जो है उनको वो फाइनेंस कर सकते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं। काला धन इस मुल्क में इतना है, इतना बेशुमार काला धन है। अगर उस काले धन को आप कंट्रोल कर लें तो आपको एक आर्मी और एयरफोर्स और नेवी का बजट क्या, आप 20 साल तक बजट जो है उसमें आपको कमी नहीं आएगी। लेकिन ये जो करप्शन और भ्रष्टाचार का पैसा है इसके ऊपर नियंत्रण तो डालिएगा। आप उल्टा रक्षा मंत्रालय पे कटौती डाल रहे हैं, उनका बजट खत्म करना चाहते हैं। कैसे आप अपने देश की रक्षा सुरक्षा करेंगे। हर रोज तो कोई ना कोई खतरा पैदा हो जा रहा है। अरुणाचल पे खतरा है, लेह लद्दाख पे खतरा है। चीनियों ने हमारी जो उनकी सेनाएं हैं हमारी भूमि के भीतर वो घुस चुकी हैं, अंदर आ चुकी हैं। उनको अभी तक निकालने के लिए व्यवस्था नहीं हो रही है। डोकलम में आज खबर आई, डोकलम में उन्होंने आगे बढ़ने का अपना सिलसिला शुरू कर दिया चीन ने। पाकिस्तान परेशान होकर कभी भी हमारे पर हमला कर सकता है। दोनों मुल्क मिलकर हमारे पर हमला कर सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था जब है तो मैं समझता हूँ कि आपने जो फैसला लिया है नई योजना का, ये सही योजना का फैसला नहीं है। कृपा करके मेरे आपसे ये अनुरोध है प्रधानमंत्री जी से, कृपा करके इसके ऊपर पुनर्विचार कीजिए। खुले राशन पर भी जो है जीएसटी लग गया है। साथ ही बात की जाए तो 5% दूध, दही और पनीर पे भी जो है जीएसटी बढ़ाया गया। एक्सकर्शन की बात करें। अच्छा सर, मैं इसी पे बात करता हूँ। कल नेशनल मुद्दा छिड़ गया था विपक्ष की तरफ से भेदभाव को लेके, आर्मी में जो अभी रिक्रूटमेंट होनी अग्निवीर को लेके, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे कि जाति प्रमाण पत्र को लेकर? मुझे मैंने ये पढ़ा भी सुना भी, इस चीज़ के विषय में मुझे दुख हुआ है क्योंकि आज तक फौजी को एक वर्ग माना जाता है, समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग। आगे इसका और वर्गीकरण नहीं करते हैं। फौजी है। फौजी में अगर आप जात बरादरी के नाम के ऊपर उनका आगे वर्गीकरण करने लग पड़ेंगे तो वो फिर मुसीबत खड़ी हो जाएगी फौज में। तो मेरे तो यही, एक दफ़ा पहले भी उन्होंने ये चलाया थी योजना कि आप अपनी बताइएगा किस जाति के, किस बरादरी के हैं। कि उस वक्त में हमने एतराज़ किया था और बंद करवा दिया था केंद्र सरकार की कि ऐसी कैटेगरी और रिकैटेगराइजेशन आप नहीं करेंगे, जाति का विशेषीकरण नहीं करवाएंगे आप, वर्गीकरण। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को रोक दिया जाएगा। हालांकि आज एक कॉन्ट्रडिक्शन आई है कि हम नहीं कर रहे हैं कि झूठी अफवाह फैली हुई है। धन्यवाद सर।